again in our SST class, our environment. प्रीवियस क्लास में हमने एनवायरनमेंट के बारे में बेसिक फीचर पढ़े थे, जिसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, कंबाइंड ग्रुप, बायोस्फीयर स्टडी किया था। उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आवर एनवायरनमेंट बेसिक्स पॉइंट, जिसमें हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टडी कर लिया था। इन दिस क्लास ह्यूमन इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ में कैसे करता है और उसका क्या इफेक्ट होता है वो हम इस पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि एनवायरनमेंट किस प्रकार से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खत्म होता जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, पहले गांव में सभी लोग अच्छे से ग्रीन ट्री, बड़े बड़े ट्री देखते थे, जिसपे लोग झूले भी झूलते थे और आराम से स्टडी खेलने भी जाते थे। बट आज ओपन ग्राउंड में जाना पड़ता है सभी को, और साथ ही साथ में पहले जो पेड़ों पर लोग स्पेशल स्टडी करते थे, वो आज स्पेशल पेड़ों पर स्टडी छोड़ो, वहाँ पे खेलने के लिए उनके पास ऑप्शन नहीं मिलते। पेड़ों की छाया में बैठ कर लोग खेलते थे, पढ़ते थे। बट ऐसे आज कई स्टूडेंट्स भी है जो कि बड़े पेड़ देखना भूल चुके हैं। तो ये ह्यूमन डिग्रेडेशन का साइड इफेक्ट होगा। फिर चेंज इन अवर एनवायरनमेंट, आज क्या क्या चेंजेस हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, और उसके बाद में इकोसिस्टम क्या होता है, जिसे स्टडी किया भी था हमने कि एनवायरनमेंट स्टडी करते दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। बट इकोलॉजिकल बैलेंस भी बन जाएगा और विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इन सब की स्टडी हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। सो दैट स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी अवर एनवायरनमेंट पार्ट 2, जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ह्यूमन ने जैसे जैसे एनवायरनमेंट में एंट्री की है, उसी के कारण साइड इफेक्ट रहा कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता रहा। ये अभी रिसेंटली 200 या 300 ईयर बिफोर की स्टडी की जाए तो ये ज्यादा इफेक्ट रहा, क्योंकि उससे पहले ज्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी भरी ना थी, बट हमारा एनवायरनमेंट हमेशा नीट एंड क्लीन होता था। बट जैसे जैसे हमने एनवायरनमेंट में इंटर किया तो एनवायरनमेंट ने खुद को भी क्या किया, डिग्रेडेशन करना ज्यादा से ज्यादा अपडेट किया, क्योंकि एनवायरनमेंट जैसे क्या होता गया, पॉल्यूटेड होता गया। सो दैट फिर पॉपुलेशन इंक्रीज, एक्टिविटीज आल्सो इंक्रीज लाइक फैक्ट्री सिस्टम। यानी पॉपुलेशन हमने आज अगर 100-200 ईयर बिफोर जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं थी। बट जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, लाइक फैक्ट्री सिस्टम आल्सो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एम्प्लॉयमेंट किस पर डिपेंड होंगे, सिस्टम, फैक्ट्री सिस्टम में रहेंगे। फैक्ट्री सिस्टम में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स, लेबर्स काम करते हैं। तो ये जब फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ तो फैक्ट्री सिस्टम के लिए वुड्स सबसे ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अगर ऑप्शन होगा जॉब फैक्ट्री में, मशीनरी वगैरह, तो उसके फ्यूल के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होगी, फायरवुड्स की। तो फायरवुड्स कहाँ से मिलेगी, फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट कहाँ जाएंगे, फॉरेस्ट से लकड़ी लाएंगे। तो ये सारा सिस्टम, पॉपुलेशन इंक्रीज, एक्टिविटीज आल्सो इंक्रीज लाइक फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्री सिस्टम आया तो फॉरेस्ट कट डाउन, मोस्टली फैक्ट्री सिस्टम क्या होने लगे, फॉरेस्ट कट डाउन होने लगे। और फॉरेस्ट कट डाउन हुए तो क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन कॉज्ड हार्म टू एनिमल हैबिटेट। एनिमल हैबिटेट, एनिमल हैबिटेट का मींस ये होता है कि जैसे जैसे जिस एनवायरनमेंट में पहले, जैसे फॉर एग्जांपल है तो राजस्थान स्टेट का, राजस्थान स्टेट के बारे में अगर लॉन्ग टाइम स्टडी की जाए तो एंशिएंट टाइम में लॉन्ग स्टडी करने में ये इफेक्ट मिलता है कि राजस्थान पहले टाइगर, लॉयंस और डिफरेंट टाइप्स के वाइल्ड एनिमल्स की राजस्थान सबसे बड़ी बेल्ट थी। क्योंकि राजस्थान में एक साइड डेजर्ट था, दूसरा ग्रीनरी और मल्टीपल रिवर एंशिएंट टाइम फ्लो करती थी, इसलिए राजस्थान जो स्पेशल जोन था वाइल्ड एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। बट डे बाय डे उनमें सेटअप चेंज हुआ और डिफॉरेस्टेशन इंप्रूवमेंट, डिफॉरेस्टेशन बढ़ा। उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि राजस्थान में आज बेसिकली सबसे ज्यादा रिवर्स क्या हो गया, रिवर्स क्राइसिस हो गया, वाटर क्राइसिस हो गया। तो राजस्थान के चैलेंज ये क्या हुआ, बढ़ने लगा। और आज राजस्थान की स्टेट कंडीशन ये है कि वहां पर सबसे बड़ी ट्रेजेडी वाटर क्राइसिस है, क्योंकि वहां की मेजर रिवर्स या तो एक्सिडेंट हो चुकी है, और जो अवेलेबल है भी उनमें इतना वाटर सर्वाइव नहीं कर पाता कि सभी लोगों के लिए। जब वाटर फिनिश हो गया तो श्योर सी बात है कि उनमें डिपेंडेंट एनिमल हैबिटेट वहां से क्या हो गई, एग्जिट हो गई। तो आज जो पहले राजस्थान और गुजरात स्पेशली टाइगर और लॉयन स्पेशली जोन हुआ करता था, आज उसमें केवल हम 4 नेशनल पार्क और 1-2 नेशनल पार्क बनाकर हम स्पेशली जोन में कम, यानी कि एग्जाम्पल में पहले इतना बड़ा जोन था और आज हमने इतने छोटे छोटे बना के उनको हमने रिजर्व करना पड़ा। उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए थी क्योंकि अगर ये हम नहीं करते तो मे बी पॉसिबल नेक्स्ट 10-20 ईयर में टाइगर और लॉयन जो बचे हैं वो भी हमारे पास क्या हो सकेगा, अपनी नेचुरल हैबिटेट खत्म हो जाएगी, वो खुद भी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एक्सिट हो जाएंगे। इसलिए उसी का इफेक्ट है कि ये डिफॉरेस्टेशन जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा डे बाय डे इंप्रूवमेंट हो रहा है, हमारे नेशनल हेरिटेज जो एनिमल हैबिटेट है वो डे बाय डे क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो उसका साइड इफेक्ट क्या से हुआ, ह्यूमन इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट से हुआ। ये लगभग एनिमल हैबिटेट
क्यों होने लगी? क्योंकि किल्ड एनिमल होने लगे। क्योंकि सबको पता है जंगल में जाएंगे, पहले जंगल में लोग जाने से डरते थे, क्योंकि वहां पे वाइल्ड एनिमल सर्वाइव करते थे। बट पहले इंसानों ने क्या किया? वाइल्ड एनिमल को किल्ड किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? कट डाउन फॉरेस्ट किया। क्योंकि वाइल्ड एनिमल जब तक जंगल में रहते थे तब तक किसी की डेयर नहीं होती थी कि वो जंगल में जाके लकड़ी काट के भी आ सकता है। बट पहले एनिमल किल्ड किए, क्योंकि आज के ह्यूमन क्या है, ज्यादा टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हो चुका है, तो क्या करता है कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हो तो फायरिंग करके मैं किसी भी एनिमल को हंटिंग कर सकता हूँ, ये मेरा राइट्स है। बट उससे साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि हमारे पास पहले जो रास्ता पूरा ग्रीन जोन एंशिएंट टाइम में था, आज रास्ता में ये हालत हो चुकी है, ग्रीन जोन छोड़ो, उसमें अच्छे ट्री भी नहीं बचे जो वहां की ग्रीनरी और रेन को इनवाइट कर सके। इसलिए रास्ता में मोस्ट ऑफ द लास्ट 10 ईयर में स्टडी की जाए, वहां पर ज्यादा ड्रॉट ज्यादा होता है, रीजन दैट ग्रीन ट्री नहीं है, और वहां पे एनिमल हैबिटेट डे बाय डे लॉस होते जा रहे हैं। फिर डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज अफेक्टेड द एनवायरनमेंट एडवर्सली। अगर एक छोटा सा स्पेशली वर्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जैसे हमने अपने आप को अपडेट किया, इंप्रूवमेंट किया, बट उसका साइड इफेक्ट ये रहा कि हमने एनवायरनमेंट को क्या कर दिया? एडवर्सली अफेक्टेड किया। और उसका साइड इफेक्ट ये रहा कि एंशिएंट टाइम की दिल्ली जो सबसे बेस्ट सिटी हुआ करती थी, बट आज दिल्ली वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट सिटी अकॉर्डिंग टू पॉल्यूशन ज्यादा हो चुकी है। उसका रीजन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि हम साइंस टेक्नोलॉजी इतने ज्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते जा रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, बट हम एनवायरनमेंट को हरेस करते जा रहे हैं, फिनिश करते जा रहे हैं। उसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि एनवायरनमेंट हमसे ज्यादा क्या हो रहा है? अफेक्टेड हो रहा है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटी पर डिपेंड किया हुआ सबसे बड़ा वर्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉज 50% पॉल्यूशन, और सबको पता है कि जहां पर इंडस्ट्री लगी है वहां पर पॉल्यूशन इंक्रीमेंट हुआ है। भले ही पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट भले ही मिला हो, बशर्ते उसका साइड इफेक्ट हमने पॉल्यूशन को ज्यादा नोटिस किया है। क्योंकि एंशिएंट टाइम में इंडस्ट्रियल था, जो लोग अपने घर से वर्क करते थे तो प्रॉब्लम थी भी नहीं, उस समय इंडस्ट्री थी भी नहीं। बट आज हम साइंस टेक्नोलॉजी के एरा में हम इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करते हैं। इंडस्ट्री ग्रोथ होती है तो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? वाटर, फायरवुड चाहिए होती है। फायरवुड्स के लिए जंगल कट डाउन होंगे, और जो वाटर होगा उससे वाटर पॉल्यूशन होगा, क्योंकि वाटर जो केमिकल ज्यादा यूटिलाइज किए जाएंगे, केमिकल जो आसपास की लैंड सरफेस में, आसपास की रिवर में मिक्सअप होते हैं, तो वो क्या करते हैं? उसको पॉल्यूट करते हैं। और पॉल्यूटेड रिवर से जब वही वाटर रिवर में मर्ज होता है और वही वाटर फिर फिल्टर होकर हमारे ह्यूमन बीइंग तक पहुंचता है वाटर टैप के मीडियम से, वो हमारे लिए क्या करता है? नई नई डिजीज को जनरेट करता है। यानी कि इफेक्ट इंडस्ट्री से था, साइड इफेक्ट किस पर हुआ? ह्यूमन बीइंग पर ही हुआ। यानी ह्यूमन ने अपने लिए इंडस्ट्री लगाई, बट उससे साइड इफेक्ट किस पर हुआ? आल्सो डिपेंड ऑन ह्यूमन। सो दैट इंडस्ट्रियलाइज होनी चाहिए, बट उसकी बाउंडेशन लिमिट होनी चाहिए ताकि पॉल्यूशन को क्या कर सके? वो डिक्रीमेंट कर सके, इंक्रीमेंट नहीं। फिर देयर आर आल्सो सम नेचुरल डिजास्टर व्हिच कॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। और कभी-कभी ज्यादा, फॉर एग्जांपल की माइनिंग, हमने एग्जांपल दिया था कि माइनिंग जैसे हमने ज्यादा इंप्रूवमेंट की है, उसके बाद हमारे पास अर्थक्वेक ज्यादा आता है। क्योंकि हमारे पास रिसेंटली टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग लास्ट 200 ईयर स्टडी करें तो हमारे पास अर्थक्वेक इंक्रीमेंट हुए हैं। जैसे हमने माइनिंग ज्यादा की, टेक्नोलॉजी यूज किया तो हमारे अर्थक्वेक भी बढ़ने लगे। बट उससे बिफोर टाइम जाए लोग अर्थक्वेक के बारे में जानते भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी माइनिंग की भी नहीं, और माइनिंग करने से आज उन्होंने फायर क्रेकर ऐसे बनाए भी नहीं थे, जो कि जैसे डायनामाइट आज सबसे बड़ा ज्यादा यूज होता है। डायनामाइट जो किसी भी माइनिंग करने में, किसी भी माउंटेन को क्रैक करने में डायनामाइट यूज किया जाता है। बट एंशिएंट लोग जानते भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने कभी एनवायरनमेंट को हार्मफुल किया ही नहीं। बट आज हमें टेक्नोलॉजी के इफेक्ट में हम बड़े बड़े माउंटेन को क्रैक करते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? हमारा अर्थक्वेक वाली सिचुएशन इसलिए आ रही है क्योंकि हमने धीरे धीरे माउंटेन को भी हमने क्या कर दिया? रिमूव करना शुरू कर दिया। उसके साइड इफेक्ट अर्थक्वेक। ये रिसेंटली 200 ईयर ज्यादा होने लगा है क्योंकि हमने ह्यूमन ने एनवायरनमेंट से फ्रेंडली कम, अनफ्रेंडली बिहेव ज्यादा किया, जिसके साइड इफेक्ट ये है कि आज हमारा एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड होता जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि इससे चेंज क्या होगा एनवायरनमेंट में। और सभी लोग जानते भी हैं, जिसके घर पे फैमिली सीनियर सिटीजन रहते होंगे वो बताते भी होंगे, हम वो जब आपकी एज के थे तो गार्डन में आसपास खेलने जाते, वहां बहुत सारी ग्रीनरी होती थी, बड़े बड़े पेड़ों पर झूले लगे, स्विंग लगाए जाते थे, झूले झूलते थे और खेलते कूदते थे। बट आज लोग, स्टूडेंट की लाइफ क्या हो चुकी है? एक घर तक, और घर में ना तो छोटे छोटे गार्डन होते हैं, नहीं कोई बर्ड्स वगैरह आ पाते। जहाँ गार्डन होगा वहाँ छोटे छोटे क्रीचर भी आते हैं, लाइक स्पैरो है, स्क्वेरल है, पैरोट है, ये छोटे छोटे बर्ड्स एनिमल्स वहां पर इजीली एंटर करते हैं, जो कि गांव में
जिनके घर में गार्डन है, छोटी छोटी ग्रीनरी होती है वहां पर। बट आज सिटी में पढ़ने वाले एजुकेटेड स्टूडेंट नहीं जानते कि उनके गांव, उनके पेड़ पर कभी स्पैरो या स्क्विरल आती भी, क्योंकि आज के स्टूडेंट्स साथ स्क्विरल को कभी फर्स्ट टाइम जब गांव में जाकर देखते हैं कि स्क्विरल ऐसी होती भी है जो घर में इजीली फ्रेंडली मूवमेंट करती रहती थी। बट आज टेक्नोलॉजी के जिसमें हमने एनवायरनमेंट इतना इफेक्टेड कर दिया कि जैसे दिल्ली में आज भले देखते हैं दिल्ली का स्टेट बर्ड स्पैरो है, बट आप पूरी दिल्ली घुमाइए वहां पे मोस्ट ऑफ द 80% जगह आपको स्पैरो दिखेगी भी नहीं, फिर भी हम उसको वहां का स्टेट बर्ड कहते हैं। बट ये प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि हमने उसको एनवायरनमेंट दिया ही नहीं जहां पर स्पैरो सर्वाइव कर सके। तो ये हमने चेंजेस किए कि देयर आर एविडेंस ऑफ द ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन कॉज अंडरगो सरफेस चेंज, क्योंकि हमने माइनिंग की जो प्लेटें पहले स्टेबल थी और माइनिंग का यहाँ प्रेशर किया तो ये प्लेटें क्या होने लगी, मूवमेंट हुई, और जब ये मूवमेंट बढ़ा तो उसको किसने जनरेट किया? अर्थक्वेक को उसने जनरेट किया। क्यों? क्योंकि हमने उसकी बैलेंसिंग को हमने क्या किया? इम्बैलेंस किया, और जब नेचर हमने इम्बैलेंस किया, नेचर अपने आप रिजल्ट में क्या दिया? अर्थक्वेक दिया। इसलिए हमारे एनवायरनमेंट के कारण आज हमारा इफेक्टेड ज्यादा हो रहा है। फिर द हिमालय आइस आल्सो मेल्टिंग डे बाय डे। आज जैसे हम ग्लेशियर की पढ़ते हैं कि ग्लेशियर ज्यादा मेल्टिंग होती जा रही है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीमेंट का रीजन क्या है? आज हम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या कार्बन मोनोऑक्साइड डिफरेंट टाइप CO2 है, वो गैसेस एनवायरनमेंट में ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमने ट्री को क्या किया? कट किया। जो ट्री CO2 को ऑब्जर्व करते थे, जब ट्री बचेगी नहीं तो CO2 ऑब्जर्व करेगा कौन? कोई नहीं। तो CO2 एनवायरनमेंट में क्या होती जा रही है? इंक्रीमेंट होती जा रही है, और इंक्रीमेंट होगी तो टेम्परेचर को क्या करती है? हीट जोन जनरेट करती है, और हीट जोन जनरेट होने का साइड इफेक्ट ये होता है कि ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा। जब ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा तो ग्लेशियर ऑब्वियसली क्या होता है? मेल्टिंग होंगे। ये हमारे पास साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। फिर सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर ब्रिंग अबाउट चेंज एंड डिफरेंट सीजन। और पहले हम लोग देखते थे रेनफॉल केवल रेनी सीजन में होती थी, और विंटर सीजन में विंटर के अकॉर्डिंग कोल्ड होती थी, समर सीजन में हीट होती थी, नॉर्मल चलता था। बट जैसे हमने एनवायरनमेंट इफेक्ट किया, सारे सीजन ऑटोमेटिक क्या हो गए? चेंज हो गए। अब रेनफॉल एवरी मंथ में होने लग जाती है, और जब रेनी सीजन आती है तब रेनफॉल होती नहीं है। ये साइड इफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्लाइमेट नेचर के साथ इतना इम्बैलेंस कर दिया है, जिसके कारण नेचर को भी अपने आप में क्या करना पड़ा? इम्बैलेंस। जब नेचर इम्बैलेंस होती है तो हमें नई नई सिम्टम देखने को मिलती है। ये सारी चीजें हमने क्यों की? क्योंकि हमने एनवायरनमेंट के साथ में अच्छा बिहेव नहीं किया। इसलिए लोग गवर्नमेंट कहती है, साइंटिस्ट कहते हैं कि 1 चिल्ड्रन या 1 स्टूडेंट ग्रो 1 ट्री, देन ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर आल्सो ग्रीन, सो दैट एवरी स्टूडेंट को नोटिस करना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट नेशनल एनवायरनमेंट डे, नेशनल ट्री कंजर्वेशन डे, नेशनल अर्थ डे ये क्यों जनरेट करती है? ताकि सोशल मैसेज आए, पब्लिक इश्यू करे कि हमें ग्रीनरी का एटमॉस्फेयर बनाना ही होगा। क्योंकि आजकल अगर हमने ग्रीनरी एटमॉस्फेयर आज सर्कुलेट नहीं किया तो नेक्स्ट 10-20 ईयर हमारा आसपास ग्रीन है वो भी क्या हो जाएगा? डिक्लीन होगा, और डिक्लीन हो जाए तो हम क्या करेंगे? सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। जिसका सीधा एग्जांपल आप अमेरिका में देख सकते हो। वहां पर आज वाटर सबको बोतल में मिलता है। पहले वाटर एवरी जगह अवेलेबल था, वाटर के पैसे नहीं लगते थे, क्योंकि बट हमने वाटर को क्या किया? फिनिश कर दिया, तब वाटर बॉटल मिलने लगी। तो ऐसा अगर हम ग्रीनरी ट्रीज को खत्म कर देंगे तो श्योरिटी बात है हमें फ्रेश ऑक्सीजन के लिए भी क्या होगा? एक ऑक्सीजन कैंप में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेमेंट देने पड़ेंगे कि आपको ऑक्सीजन फ्रेश चाहिए। लाइक दैट इसका एग्जांपल दिल्ली में देख सकते हो। दिल्ली में फ्रेश ऑक्सीजन लेने के लिए आपको 300 पे करने पड़ते। अगर उन्होंने जैसे दिल्ली में ग्रीनरी आपको नहीं दिखती है तो ग्रीनरी नहीं दिखेगी तो आपको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी तो आपको ऑक्सीजन के भी पैसे देने पड़ेंगे। तो इसी से क्या होगा? हमारी पॉकेट मनी पे डिफाइड होगा। इसलिए जितने ज्यादा हम ग्रीन ट्री ग्रो कर सकते हैं उतना हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है। फिर इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम होता है क्या? एनवायरनमेंट का ह्यूमन बीइंग के साथ में कंप्लीट स्टडी करना है, वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। जैसे कि एन इकोसिस्टम इज ए नेचुरल यूनिट कंसिस्ट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक फैक्टर इन एन एरिया फंक्शनिंग टुगेदर विद ऑल नॉन लिविंग। यानी कि अगर ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग, इन दोनों का पर्टिकुलर इंटरफेस करते हुए उनकी कंबाइंड स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाता है? इकोसिस्टम, जिसे हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। फिर एग्जांपल लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन। अब इकोसिस्टम पर्टिकुलर प्लेस का भी हो सकता है, पर्टिकुलर लॉन्ग टाइप का भी हो सकता है, और कंप्लीट अर्थ का भी हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल कह रहे हैं ओशियन, ओशियन का भी क्या होता है? पर्टिकुलर इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर भी है, एनिमल भी है, फिश भी है, छोटे छोटे ट्रीज भी है, ये सब क्या होता है? और वाटर खुद क्या है? वाटर नॉन लिविंग है, और एनिमल की स्टडी क्या? लिविंग है। उन सब का कंबाइंड स्टडी करना
दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम एक ब्रॉड लेवल है जो पर्टिकुलर जोन को भी डिवाइड कर सकता है और लार्ज लेवल में भी डिस्क्राइब कर सकता है। जैसे इसलिए मैंने एग्जांपल लिया रेन फॉरेस्ट, जहां पर रेन अच्छी होती है उस फॉरेस्ट में जहां पर ऑलवेज ग्रीनरी बनी रहती है वो रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं। ग्रासलैंड जहां पर छोटी छोटी क्या होती है ग्रास होती है, वहां लॉन्ग ट्री नहीं हो पाते वो ग्रासलैंड है। डेजर्ट का भी जोन है, ये पर्टिकुलर इकोसिस्टम की अलग अलग यूनिट होती है। और इफ ह्यूमन इंक्लूड देम ह्यूमन इकोसिस्टम में जाता है, जहां केवल ग्रास होगी एनिमल होगी तो ग्रासलैंड है, बट जहां ह्यूमन इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें ह्यूमन इकोसिस्टम कहलाएंगे। तो ये इकोसिस्टम के एक पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस एक ब्रॉड लेवल टॉपिक है जिसे कि जितना भी ब्रॉड किया जाए उतना कम होगा, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस हम छोटे एग्जांपल में हम केवल ये सोच सकते हैं कि सबने फूड चेन पढ़ी है। एग्जांपल यहाँ पर ग्रास थी, ग्रास को किसने ईट किया? रैबिट ने। रैबिट ने किसने ईट किया? एग्जांपल हम कैट लेते हैं, कैट को डॉग ने, डॉग को लॉयन ने, और लॉयन को इंसेक्ट एनिमल उसकी नेचुरल डेथ होती है तो उसकी। ये कंपोजिशन हमेशा फूड चेन चलता है। जिससे मैंने इफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नेचुरली ग्रो एंड डाई देन नो प्रॉब्लम। अगर ये सभी लोग अपनी नेचुरल लाइफ जीते रहे, नेचुरल लाइफ फिनिश हो जाए तो डजंट मैटर, एनवायरनमेंट फ्लो करता रहेगा। बट इसमें से सपोज करें अगर रैबिट बने और कैट को हम क्या कर दें यहां से रिमूव कर दें सपोजली, तो जो ये ग्रास है उनको रैबिट क्या हो जाएंगे ज्यादा बढ़ जाएंगे ग्रोथ में, क्योंकि कैट उनको रिमूव नहीं करेगी तो एनवायरमेंट में क्या होगी बहुत सारे रैबिट बढ़ जाएंगे, और रैबिट ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ग्रास ऑटोमेटिक क्या होगी फिनिश होगी। और डॉग होंगे वो क्या होंगे सर्वाइव कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका भोजन जो थी कैट वो ऑटोमेटिकली खत्म हो चुकी है, तो डॉग की स्पीशीज भी क्या हो जाएगी खत्म। और लॉयन जो डॉग पर डिपेंडेंट थे वो भी क्या हो जाएंगे फिनिश, यानी कि पूरा पूरा बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए जो नेचुरल फिनोमेना है यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है नेचुरली और उसकी डाई करता है नेचुरली, तो हमारे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस कभी भी नहीं होगा, वो हमेशा बैलेंस बना रहेगा। बट अगर हमने किसी इफेक्ट से जैसे ग्रीनरी ट्री हमने फॉरेस्ट कट डाउन किया, फॉरेस्ट कट हुए, एनवायरनमेंट खत्म हुआ तो बैलेंस क्या हुआ इम्बैलेंस हुआ। लाइक ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो हमारे देश में बहुत सारा आप डिस्कवर में देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल है बट वो एक्सिडेंट होते जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? जहां पर बैलेंस इम्बैलेंस हुआ वह ऑटोमेटिकली वो स्पीशीज क्या हो गई एक्सिडेंट होने लगती है। ये बैलेंस चलता रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इम्बैलेंस हुआ तो वो हमेशा श्योरिटी क्या है कि आने वाले टाइम में हमारी जैसे ह्यूमन बीइंग भी देखें एंशिएंट टाइम काफी ज्यादा हेल्थी होता था, अब डे बाय डे केवल माइंड एक्टिव होता है बट बॉडी से क्या होता है इनएक्टिव हो पाता है। सो दैट समझ सकते हैं। तो एग्जांपल दिया मैंने फूड चेन का, ग्रासलैंड को प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्टियरी कंज्यूमर, लास्ट डिकंपोजर, जिसे हम समझ सकते हैं उसका फूड चेन वो बंद रहता है। कोई भी एक भी इफेक्टेड हुआ आगे वाली चेन और पीछे वाली चेन में क्या होगा हमेशा प्रॉब्लम है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं एंट का, चींटी कहते हैं जैसे छोटी सी होती है बट वो जब एग देती है तो लगभग 10 लाख तक एग देती है, और सपोज करो उनकी स्टडी अगर सर्वाइव उनकी इम्यूनिटी कंटिन्यू बढ़ती जाए रिप्रोडक्शन सिस्टम और उनको खाने वाले कोई एंटी टेरर लाइक दैट वो खत्म हो जाए तो इनकी पॉपुलेशन क्या होगी ग्रोथ होगी, और ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई तो एंट मिल गया एलिफेंट तक का भी हंटिंग कर लेती है। सो दैट एंट बढ़ गई तो क्या होगा एटमॉस्फेयर इम्बैलेंस हो जाएगा, सब जगह हमें एंट दिखेगी और दूसरे एनिमल है बर्ड्स है वो सब क्या हो जाएंगे डेड हो जाएंगे, क्योंकि एनिमल ये अगर एंट ज्यादा बढ़ गए तो आने वाला ऊपर वाला सर्कमफरेंस होगा क्या होगा चलने के लिए जगह नहीं बच पाएगी। जैसा कई बार देखा होगा गांव खेतों में कि जब एंट सर्वाइव करती है तो लगा पूरा पूरा क्या होता है एंट से भर जाता है, और अगर आप खड़े भी हो गए तो आपके ऊपर एंट चढ़ जाएगा और आपको क्या होता है इरिटेट फील होता है। सो दैट एंट इसीलिए नेचुरल ने फिनोमेना क्या रखा है एंट बनाए तो उसको खाने वाले को भी बनाए, ये चीजें हमेशा चलती रहती थी। ये होता है इकोनॉमिक बैलेंस। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है इन दिस चैप्टर का जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हम डेवलपमेंट करें एनवायरनमेंट के साथ करें बट स्टेप बाय स्टेप करें ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम न आए। तो मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एक्सपर्ट प्रोसेस ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट सो दैट नीड्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसलिए हमें अगर कंटिन्यू स्टडी करनी है तो हमें फिजिकल एक्टिविटी का सबको क्या करना पड़ेगा नेचुरल बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये चीजें हमारे पास में रैपिडली जो चीजें होती है उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। फिर अ स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट विल इनेबल अस टू आइडेंटिफाई
प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हम फेस करें, उसका रिजल्ट आउटपुट देखें कि हमें क्या क्या चेंजेस करना है, वही हमारे लिए क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि अगर आपके पास या ह्यूमन बीइंग है और आपको सर्वाइव करने के लिए आपको बस एक ट्रीज के आपको ग्रो करना है तो आप उतना ही ग्रो करें, ताकि आप उसको एक्स्ट्रा अगर आप कट करेंगे तो दूसरे के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। यानी आपको जितनी लिमिट है आपको उतना ही नेचुरल से लेना है, वापस उसको रिटर्न क्या करना है, आप वापस नई ट्री, अगर एक ट्री कट करें तो एक ट्री वापस ग्रो करें, तो हमेशा बैलेंस क्या होगा, बना रहेगा। ये लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर टू द डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर नीड्स, यानी आपको अपनी जरूरत है उतना ही आप अपने साथ में, बाकी को एक्स्ट्रा हार्मफुल ना करें। क्योंकि आपको जैसे कि पर्टिकुलर जगह, आपको जैसे कोई भी जगह फिल्टर करनी है तो आपको अगर इतना ही जगह आपको रहने के लिए चाहिए तो आपको इतना बड़ा जंगल साफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जितनी रिक्वायरमेंट उतनी कीजिए, वापस इतना आपने जंगल कट किया है तो आप अपने आसपास क्या लगाइए, पेड़ पौधा लगाइए, ताकि वहां पर क्या होगी, ग्रीनरी होगी। तो ग्रीनरी आपके लिए अफेक्टेड रहेगी, जहाँ ग्रीनरी होती है वो प्लेस हमेशा क्या रहता है, ठंडा रहता है, उसके कारण क्या होता है, हमारा घर भी ज्यादा हीटिंग नहीं करता। ये चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आती है कि आपको उतना ही लेना है कि प्रेजेंट नीड्स कॉम्प्रोमाइज, यानी थोड़ी सी अपना कॉम्प्रोमाइज करें ताकि फ्यूचर के साथ हम क्या कर सके, उसकी रिक्वायरमेंट को जोड़ सके। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी के साथ ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था एसएसटी का वो आज कंप्लीट होता है टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर क्लास।